Assalamu alaikum. My name is Waqas Khan. I am the chairman of Alif USA based in California, United States. आज हम बात कर रहे हैं जनाब रफ़ीक रहमान के साथ, जो कि हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं और पहला हमारा अलिफ यूएसए का टेक कास्ट का शो है। रफ़ीक साहब बहुत डिस्टिंग्विश्ड आईटी प्रोफेशनल हैं, ओहायो में बेस्ड हैं और हम ये चाह रहे हैं कि उनसे उनकी टेक्नोलॉजी की करियर के बारे में बात करें, जिससे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं कुछ सीख सकें। अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वकार साहब, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त लेने का। आपसे सबसे पहले ये गुजारिश है कि कुछ बताइए कि आप आईटी फील्ड में कैसे आए। आप यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के स्टूडेंट थे, उसके बारे में ज़रा सा हमें बताइए। जी ज़रूर। सबसे पहले तो सबको खुश आमदीद इस शो में। और मेरा 86 इलेक्ट्रिकल सेशन है। और 86 इलेक्ट्रिकल सेशन थोड़ा सा हमारा लेट हो गया। उस ज़माने में कॉलेज में बड़ी हड़तालें वगैरह हुआ करती थी, तो 4 साल की बजाय हमारा 5.5 साल में ख़त्म हुआ। तो 92 में मैं ग्रेजुएट हुआ। फॉर्चुनेटली मेरे उस टाइम यूनिवर्सिटी के टाइम के दौरान हमारे इंटरनेट उस वक्त शुरू हो रहा था। और हमारे कुछ प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा इसमें कीन थे कि वो कंप्यूटर और नेटवर्किंग की लैब्स वगैरह स्टार्ट करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर। तो वो मुझे मौका मिला काम करने का यूनिवर्सिटी में, लैब्स इस्टेब्लिश करने में। तो उससे मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में ज़्यादा हुआ। तो उसके बाद से बस इट वेंट ऑन फ्रॉम देयर। कंप्यूटर्स बिकेम लाइक एसेंशियल पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो पीछे रह गई, और उसके बाद नेटवर्किंग और कंप्यूटर्स और आईटी बस इन कामों में जो है स्टार्ट हो गए, और आज तक वही काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे। सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो उसी का एक पहला कदम है आई गेस, उसके बाद और चीज़ें उसी के अंदर आ जाती हैं। सो बहुत बहुत अच्छा। तो आप अमेरिका कब आए? जी, मैं अमेरिका 1999 में आया। जी उस वक्त जैसे आपको याद होगा कि Y2K एक बड़ा प्रॉब्लम था, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी। जी तो नए स्टूडेंट्स के लिए Y2K बेसिकली सन 2000 का जब क्लॉक टर्न ओवर होना था, तो बहुत सारी आईटी की एप्लीकेशंस में ये खदशा था कि उनके कैलेंडर में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो हर कंपनी अपने अपने कंप्यूटर सिस्टम को एनालाइज कर रही थी। तो एक बड़ा बूम था उस वक्त कंप्यूटर नेटवर्किंग, आईटी और एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। तो उस वक्त बहुत सारे लोग अमेरिका में आए, तो मुझे भी चांस मिला, तो मैं यहाँ पे आ गया। और उस वक्त से मोस्टली मैं ओहायो में ही हूँ। ओहायो में हैं आप। ओहायो में, ओहायो तो अमेरिका का दिल वाला हिस्सा है, बिल्कुल बीच में है। क्योंकि अमेरिका में जिन बच्चों को नहीं पता, दो कोस्ट हैं जो कि जहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन रहती है, लेकिन जो मिड वेस्ट है, जो उसका कल्ब कहते हैं, उसमें ओहायो है और उसमें रफ़ीक साहब हैं। रफ़ीक साहब, आप किस कंपनी के लिए काम करते हैं और क्या करते हैं? जी, इस वक्त मैं कोई गुज़श्ता 15 साल से वोराइज़न के साथ काम कर रहा हूँ। तो वोराइज़न यहाँ की वन ऑफ द थ्री मेजर टेलीकॉम कंपनीज में शुमार होती है। तो आप समझ लें पाकिस्तान के हिसाब से जैसे टेलीनॉर है या पीटीसीएल है, या इस तरह की ये कंपनी है। वोराइज़न काफ़ी लार्ज साइज ग्लोबल कंपनी है। मोर देन $100 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती है। और इसके बहुत सारे बिजनेस के डिपार्टमेंट्स हैं। तो उनमें से एक बिजनेस का पार्ट है जिसको हम एंटरप्राइज सेक्टर कहते हैं। तो ऑल्दो के मेन बिजनेस तो कंज्यूमर साइड में है, जिसमें सेलुलर फोन्स और टेलीफोन लाइंस और होम नेटवर्किंग है। लेकिन बिजनेस साइड में हम लार्ज से स्केल कंप्यूटर नेटवर्क्स प्रोवाइड करते हैं और साइबर सिक्योरिटी का काम करते हैं। तो मेरा फोकस मोस्टली साइबर सिक्योरिटी में है इस वक्त। साइबर सिक्योरिटी, ये एक बहुत ज़्यादा, जिसको अमेरिका में कहते हैं टॉपिकल टॉपिक है, बिकॉज आजकल दुनिया सारी कंप्यूटर और एआई और उस सारी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा तरवीज हुई। तो उसमें साइबर सिक्योरिटी अहम होती जा रही है, बिकॉज उसको गलत इस्तेमाल लोग करते हैं
और उनको रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत अहम है। और तो बहुत मेजर कंपनियां बन रही हैं उस सिलसिले में। पालो आल्टो नेटवर्क्स है और कई कंपनियां हैं जो कि इस काम में लगी हुई हैं, और ऑब्वियसली वेराइजन जैसी कंपनियां या AT&T, उनके सारे काम में ये बहुत ज़्यादा अहम है। सो इस साइबर सिक्योरिटी में आपका क्या रोल है? जी, साइबर सिक्योरिटी में आप यूँ समझें कि वराइजन के बहुत सारे लार्ज साइज कस्टमर्स हैं। जैसे आप बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो कारें बनाती हैं, जैसे शिप मेकिंग कंपनीज हैं, जैसे बैंक्स हैं, जैसे और मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज हैं, बड़े बड़े रिटेल सेंटर्स हैं। तो ये हमारे कस्टमर्स हैं। तो मेरा काम बेसिकली वराइजन की तरफ से ये है कि जब हम उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो उनके साथ कंसल्टिंग का काम करना, उनको एडवाइस करना है कि आपके लिए साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ किस तरह की होनी चाहिए, ऑपरेशन आपने किस तरह से रन करने हैं, अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसको आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उससे रिकवर कैसे करना है। तो इट्स अ वेरी एक्सपैंडिंग फील्ड, वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। जो भी नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो उसके साथ साइबर सिक्योरिटी का कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है। तो यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ द न्यू डेवलपमेंट इन ऑल ऑफ द एरियाज। तो जैसे आपने मेंशन किया, आजकल एआई का बड़ा चर्चा है। तो एआई के अपने साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज हैं। तो उनकी गवर्नेंस कैसे करनी है, उनकी पॉलिसीज कैसे बनाना है, एआई सिस्टम्स को सिक्योर कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें मेरे डेली काम में आती हैं। बहुत अच्छे, ये तो बहुत अहम काम है। सो हमारे यंग बच्चों को ये सीखना है कि इन एरियाज में कौन सी पॉसिबिलिटीज उनकी बन सकती हैं, किन किन चीज़ों में वो अपने लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। सो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाने के लिए बिसाइड्स अपनी इंजीनियरिंग डिग्री के अलावा किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए? जी, एक तो चीज़ ये है कि साइबर सिक्योरिटी हर चीज़ में बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ कंप्यूटर्स का काम नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जो लोग काम करते हैं, जैसे चिप डिज़ाइन का जो लोग काम करते हैं, तो चिप लेवल के ऊपर साइबर सिक्योरिटी के क्या फीचर्स हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बैकडोर्स हो जाते हैं, रिमोट सिग्नल से उनमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसी तरह से टेली कम्युनिकेशन के सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सिस्टम हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग इस फील्ड में इंटरेस्टेड हों, उनके लिए एक ब्रॉड नॉलेज होना अपने फील्ड्स का, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप अपने फील्ड को अच्छी तरह से इन डेप्थ अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो उसके लिए सिक्योरिटी के जो फीचर्स हैं उनको भी आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। तो बेसिक और ब्रॉड नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री ये बड़ी एक अहम चीज़ है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी बताया कि ये एक एवरग्रीन और एक्सपेंडिंग फील्ड है, तो ये लाइफ लॉन्ग आपका एक लाइफस्टाइल ऐसा इसमें बन जाता है कि यू हैव टू बी कीप ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ द न्यू डेवलपमेंट्स, नई टेक्नोलॉजीज क्या आ रही हैं उनमें, किस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनको आपने सिक्योर किस तरह से करना है। तो ये दूसरी चीज़ है कि लाइफस्टाइल, इसमें लोगों को थिंक करना चाहिए कि ये वंस लर्निंग और गेट डन वाली बात नहीं है, आपकी कंटिन्यूस लर्निंग है। और तीसरी चीज़ जो जो बड़ी अहम है करियर डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, वो ये है कि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें उस तरह से अप्स डाउन नहीं आते जिस तरह बाकी फील्ड्स में आते हैं। बाकी फील्ड्स में अप डाउन इस तरह से आते हैं कि कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, उसका एक लाइफ साइकिल है, 8-10 साल चलती है, 15 साल चलती है, फिर उसके बाद कोई नई चीज़ आ जाती है और उस फील्ड में लोगों को जॉब्स उस तरह से नहीं मिलती या नई जॉब्स क्रिएट नहीं होती, तो नए फील्ड में तो समटाइम्स लोगों को अपना फील्ड स्विच करना पड़ता है। तो साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा फील्ड है कि वंस यू गेट इन इट यू कैन बी इन दैट फॉर लाइफ लॉन्ग, ऑल द यू विल बी लर्निंग लाइफ लॉन्ग एज वेल। तो ये 2-3 मेन चीज़ें हैं जो बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत बहुत अहम चीज़ें आपने बताई, और मैं उनमें से दो चीज़ों के बारे में ज़रा सी बात आपके साथ और करना चाहूँगा। पहली बात तो यह कि आपने कहा कि भाई इसमें ये लॉन्ग टर्म लंबी रेस का घोड़ा है। लंबी रेस का घोड़ा तो है, अच्छी बात है इसमें, क्योंकि अगर कोई घुस जाए इसमें तो वो लंबे अरसे तक उस चीज़ के बारे में और अ, सीख सकता है और उसको इस्तेमाल कर सकता है, और उसकी कैपेबिलिटी की डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप लोगों को अंदाज़ा हो
तो ये जो बड़े बड़े जिनको हम कहते हैं जो क्लाउड की कंपनियां, उनको हाइपर स्केलर्स अमेरिका में कहा जाता है। वो हाइपर स्केलर्स जो हैं बड़े बड़े हैं, जिनको आप जानते हैं, गूगल है, अमेजॉन AWS है, माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल है, इवन एनवीडिया को हम जो कि बनाता है वो भी हाइपर स्केलर्स में आना शुरू हो गया। सो ये सारे जो लोग हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाल रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ जो है वो क्लाउड पे जा रहा है, तो उसमें सिक्योर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो ये बहुत बड़ी फील्ड है। सो एक तो ये चीज़ हो गई, बच्चों को ये समझ में आ जाना चाहिए। पर आपसे सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि सीखना जो है हमेशा के लिए रहता है, वो एक बहुत अहम चीज़ हमारे यंग लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। वो इसलिए कि हमारे यहाँ कई जगह रवाज है कि एक जगह आपने इंजीनियरिंग कर ली, आपने एक नौकरी कर ली, तो आपको वो चीज़ जो आ गई वो आप करते जाएं, वो छापते जाएं, अगले सारी उम्र वही पीले कागज़ों से आप वही चीज़ पढ़ाएं। तो वो वाला ज़माना नहीं रहा अब दुनिया में। अब हमारा टाइम जो है ऐसा है कि चीज़ें बदलती जाती हैं, और ये जो आप कह रहे हैं कि बदल रही हैं और उसके साथ साथ रहना है, इसको ज़रा सा एक्सप्लेन कीजिए कि अगर वो अपनी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वो फिर पीछे रह जाएंगे और उनकी कैपेबिलिटी जो है वो मार्केटेबल नहीं रहेगी। जी वकास साहब, ये बिल्कुल आपने बड़ी अहम बात की। दुनिया बड़ी तब्दील हो गई है और दुनिया बड़ी तेज़ भी हो गई है। उससे मुराद मेरी ये है कि बहुत सारी सिचुएशंस में अब ऐसे है कि बाय द टाइम आप ग्रेजुएट करते हैं किसी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री लेके, तो बाय दैट टाइम आपने जो कुछ पढ़ा होता है वो ऑलरेडी ऑब्सोलीट हो गया होता है। जैसे अभी आपने एआई की बात की, तो इवन इट इज़ सो फास्ट कि एक साल पहले एआई में जो चीज़ें समझी जाती थी कि ये नई हैं, वो अब पुरानी हो गई हैं। और आपको 4 साल लगते हैं डिग्री करते हुए। तो ये जो एक लाइफ स्टाइल है, ये बड़ा अहम है। और उसमें मेरा ये ख्याल है कि जो जो एम्फसिस है, स्पेशली व्हेन पीपल आर गोइंग थ्रू देयर यूनिवर्सिटी और कॉलेज डिग्री प्रोग्राम, एम्फसिस उनको इस चीज़ के ऊपर रखना चाहिए कि लर्निंग की मेथोडोलॉजी क्या है और पुरानी चीज़ों को अनलर्न करने की मेथोडोलॉजी क्या है। तो बजाय इसके कि आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि ये एक चीज़ मैंने लर्न कर ली और ये अब लाइफ लॉन्ग ऐसे ही रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली वो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएगी। तो आपने पुरानी चीज़ों को कैसे भूल जाना है और नई चीज़ों को कैसे लर्न करना है ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस, ये दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। और स्पेशली ये मैं सिर्फ सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा, क्योंकि ये एक फील्ड ऐसा है जिसमें ये फिनोमेना थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन बाकी फील्ड्स में भी ऐसा ही है। ये नहीं है कि अब आपने कोई अगर एक एसी मोटर बना ली है, डीसी जनरेटर आपने बना लिया है, तो वैसे ही रहेगा। इवन उस तरह की चीज़ों में भी अब इतनी ज़्यादा इनोवेशन हो रही है कि बाय द टाइम यू ग्रेजुएट देयर विल बी समथिंग न्यू। तो ये वाला बिल्कुल फिनोमेना सही। जो है, जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की और इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने की कि हाउ टू क्विकली लर्न न्यू थिंग्स, और उनको लर्न करने के बाद आपने यूज़ कैसे करना है, और इस चीज़ के ऊपर आपने नज़र रखनी है कि एज इंजीनियर्स आपने नई चीज़ें जब डेवलप करनी है तो पुरानी चीज़ें ऑब्सोलीट कैसी हो जाएंगी। तो यू हैव टू कीप लाइक अ स्टेप अहेड ऑफ द इंडस्ट्री टू बी सक्सेसफुल। बिल्कुल सही है। ये चीज़ हमारे एहसास में तो ये है कि इंजीनियर का काम है, इंजीनियर के या टेक्नोलॉजिस्ट का काम है प्रॉब्लम सॉल्व करना। नई और दुनिया प्रॉब्लम डेवलप सॉल्व करना। करने में अगर आपने यहाँ से कहीं और जाना है तो उसके कई रास्ते हैं। लेकिन ये कि रास्ता जो भी आप चुनें, उस रास्ते में क्रिएटिविटी और उसकी सॉल्यूशन की एलिगेंस और ऑप्टिमाइजेशन विल गेट यू मच फर्दर देन नॉट। तो उसके लिए हर वक्त सीखना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी बात है। और हम इस सिलसिले में इसको हमारे सबको अपनी पल्लू से बांध लेना चाहिए कि इट्स अ कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस। और और उसमें आपकी जो कैपेबिलिटी है और आपकी जो लर्निंग है वो आपको मदद करेगी और आपकी कैपेबिलिटी आगे चलेगी। चलें, आई थिंक हमने अपना इंटरव्यू ख़त्म कर लिया। अब हम इसको ओपन कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए, ताकि आप लोग यंग स्टूडेंट्स आप रफ़ीक साहब से सवाल कर सकें इनके एरिया के बारे में या किसी भी सिलसिले में जो आपको लगता है कि आपके लिए अहम है सीखना। सो लेट्स सी कि हमारे पास क्या सवाल आए हैं। चैट में से मैं निकाल रहा हूँ।
अच्छा जी, एक सवाल आया है, what are your suggestions for UET students to learn while they are in UET for their future career and education goals if they seek a career in USA and IT? जी वकास साहब, अच्छा सवाल है। कुछ एरियाज हैं जो, चूंकि मेरा फील्ड आईटी और टेलीकॉम का है, तो इस बारे में मुझे ज़्यादा अंदाज़ा है, लेकिन बहुत सारे दूसरे फील्ड्स भी हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मसलन आईटी के फील्ड में तो जैसे हमने बात की कि जनरेटिव एआई और एआई उससे रिलेटेड चीज़ें बड़ी अहम हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का बड़ा एक एक्सपेंडिंग फील्ड है। क्लाउड कंप्यूटिंग, उसमें बड़ी चेंजेस आ रही हैं, एक्चुअली उसमें भी बड़ी रैपिड चेंजेस आ रही हैं। एक कॉन्सेप्ट जो था पहले के सेंट्रलाइज्ड और ऑन डिमांड क्लाउड कंप्यूटिंग की रिसोर्सेज अवेलेबल होनी चाहिए, तो दुनिया वापस इन हाउस आईटी एनवायरनमेंट की तरफ जा रही है और एज कंप्यूटिंग में जा रही है। लेकिन इसके अलावा अमेरिका के अंदर दूसरे जो फील्ड्स हैं, मसलन केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जो पॉलीमर्स का एक फील्ड है, नए मटेरियल्स को डेवलप करने का फील्ड है, वो बड़ा अहम है और उसकी हमेशा से ज़रूरत रहती है। फिर उसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग, ब्रिजेस, ये सारी चीज़ें में बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और नई इनोवेशन आ रही हैं। तो आई वुड से इट इज़ नॉट लाइक ए पर्टिकुलर फील्ड जिसमें लोगों को फोकस करना चाहिए। द इम्पोर्टेंस इज कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहें या जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हों, strive to be excellent in that field. That is the key message that I would communicate. के बजाय इसके कि आप ये देखें कि आजकल ये वाला फील्ड हॉट है और कल को कोई और फील्ड हॉट हो सकता है, तो इंस्टेड ऑफ परसुइंग ए पर्टिकुलर फील्ड जस्ट बिकॉज उसकी आजकल डिमांड है या डिमांड आने वाली है, just be like unique and somebody who is known for specialty in your own field and in your own area of interest. अगर आप वो हैं तो अमेरिका में आपको अप्रिशिएट करने वाले और आपको हायर करने वाले बहुत सारे लोग अवेलेबल होंगे। बहुत अच्छे, ये आपकी बहुत अहम चीज़ है। मैं अपने बच्चों को ये कहता हूँ कि अगर जो भी करना है ना, वो दिल से करो और अच्छे तरीके से करो। तो अगर दुनिया के सबसे अच्छे पान वाले भी बनोगे ना, तो बिलियनियर बन जाओगे। ये वो ज़रूरी इम्पोर्टेंट ये है कि आपका दिल जिस चीज़ में लगा हो, उसके ऊपर आप पूरी अपनी मेहनत करें और उसको उस हिसाब से आगे बढ़ाएँ। बहुत अच्छा सवाल। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अच्छा, इस सिलसिले में बिफोर आई आस्क द सेकंड क्वेश्चन, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि हमारे मेंटोर्स का और अ, हमारी जॉब्स और इंटर्नशिप्स का है। उसके अंदर इस तरह की चीज़ें आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए अलिफ यूएसए का, और उसके अंदर इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं और लोगों से आपको मेंटोरशिप मिल सकती है। सो आई वुड सजेस्ट लुकिंग दैट अप। रफीक साहब, लास्ट क्वेश्चन टू यू। हम एक और सवाल पूछ लेते हैं। किसी ने ये पूछा कि भाई ये फ़र्क क्या है कि एज कंप्यूटिंग और जो मेन स्ट्रीम डेटा सेंटर कंप्यूटिंग है, उन दोनों में क्या फ़र्क है और अहमियत उन दोनों की क्या है? जी ये बहुत अच्छा सवाल है। एक आज से अगर आप 15-20 साल पहले जाएं, क्विकली मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दूं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझने के लिए। आज से 15-20 साल पहले अगर आप जाएं तो मोस्टली हर कंपनी का अपना एक या एक से ज़्यादा डेटा सेंटर्स होते थे और उसी में उनके कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्किंग और हर चीज़ उसमें होती थी। अब उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस ये आती थी कि समटाइम्स आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर्स आपने इंस्टॉल कर लिए हुए हैं और उनकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही क्योंकि आपकी एप्लीकेशंस को अभी इतनी पावर नहीं चाहिए। और समटाइम्स ये होता था कि आपकी एप्लीकेशंस को पावर चाहिए, मोर कंप्यूटिंग रिसोर्स, मोर स्टोरेज चाहिए, और उसको प्रोक्योर करते करते आपको 6 महीने लग जाते थे। तो दोज वर दी प्रॉब्लम्स। उसकी वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा पॉपुलर हुआ, जहाँ पे ऑन डिमांड आपको कंप्यूटेशन भी मिल जाए, आपको स्टोरेज भी मिल जाए, आपको प्रोसेसिंग भी मिल जाए। और तो लोगों ने अपने डेटा सेंटर से क्लाउड कंप्यूटिंग, जो सेंट्रलाइज प्लेस, बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे आपने गूगल के डेटा सेंटर्स हैं या AWS, अमेजोन के क्लाउड कंप्यूटिंग के सेंटर्स हैं, तो आपने ये सारी कंपनीज के नाम सुने हैं। तो अब एक बहुत बड़ी मूवमेंट उसमें चली और बेशुमार कंपनीज क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर मूव हुई। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि बहुत सारी चीज़ें जिनकी डिमांड ये है कि
कंप्यूटेशन आपके करीब तरीन हो, जिसमें लेटेंसी ना हो, जल्दी जल्दी काम हो जाए, डेटा को कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे अब एआई की आपने इमेज डिटेक्शन करनी है, या आपका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ पे आपने ये ऑनलाइन ये डिटेक्ट करना है कि ये जो प्रोडक्ट बाहर निकली है ये डिफेक्टिव तो नहीं है, और अगर डिफेक्टिव है तो इसको आपने सेपरेट करना है। तो रियल टाइम में प्रोसेसिंग और उसके डिसीजन मेकिंग बड़ी ज़रूरी है। तो उसके लिए एज के ऊपर, यानी कि जहाँ पे काम हो रहा हो बिल्कुल उसी जगह के ऊपर आपके कंप्यूटर सिस्टम्स हों जो रियल टाइम में उसको डेटा को प्रोसेस भी कर सकें, उसके ऊपर डिसीजन भी ले सकें। तो ये अब एक मूवमेंट है लोगों की तरफ से कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए एट दी एज आपको कंप्यूटेशनल पावर चाहिए। तो उसके लिए अब नए सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं। तो ये बेसिकली फ़र्क है एज कंप्यूटिंग में और क्लाउड की जो टेक्नोलॉजीज हैं। बहुत अच्छे। बाकी छोटे मोटे और टेक्निकल डिफरेंसेस हैं, बट प्रीमियरली कॉन्सेप्ट ये है। मेजर चीज़। बहुत शुक्रिया। सो रफ़ीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त लेने का और हमारे से बात करने का। हम इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद आपके पास दोबारा भी आ सकते हैं। मैं जस्ट बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त लिया और बच्चों के साथ अपनी मालूमात और अपनी ज़िंदगी के बारे में और अपनी जिस चीज़ के अंदर आप काम करते हैं वो आपने शेयर की। और अब आखिर में खुदा हाफिज़ आप सारों को। कैलिफोर्निया से हम 1 महीने बाद दोबारा मिलेंगे। हमारे अगले गेस्ट के बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।